एक शेफ के बारे में नई जानकारी, जिसे बाहर से उसके किचन में किए गए काम के लिए सराहा गया था। लेकिन आपको बाथरूम में ईद के लिए पकड़ा जा रहा है। There's another female party there. लेकिन अब उस शेफ पर अपनी पत्नी की भयानक हत्या का आरोप है, जिसके बारे में दोस्तों का कहना है कि वो दूसरों की बहुत परवाह करती थी। ये वीडियो मास लाइव के मुताबिक है। हमारे पास कुछ चौंकाने वाली नई जानकारी है कि शेफ से कथित हत्यारे बने जेफरी मैकडॉनल्ड ने हत्या से ठीक पहले के घंटों में क्या किया था। हम इस मामले पर हैं लॉ एंड क्राइम की प्रस्तुति में। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगर आप 22 अप्रैल से पहले जेफरी मैकडॉनल्ड और यूमैस का नाम सर्च करते तो शायद आपको बहुत सारी पोस्ट्स मिलती जो बताती थीं कि वो एक शानदार शेफ थे जो कैंपस भोजन सेवा की दुनिया में राह दिखाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन अब तक हम सब जानते हैं कि उस आदमी की असलियत इससे कहीं ज्यादा है। हमने ये भी जाना कि वो आखिर उस होटल में क्यों था। हम उस महिला के बारे में भी जान रहे हैं जो जेफरी मैकडॉनल्ड की पत्नी और इस कहानी की पीड़िता है, जिसे उसने कथित तौर पर मारा। बताया जाता है कि उसने हत्या से पहले के दिनों में अपनी दोस्त को पति और अपनी चिंताओं के बारे में बताया था। पीड़िता एमा मैकडॉनल्ड हैं, जो अपने जीवन के लिए ध्यान व सम्मान की हकदार हैं। वह अपने पीछे एक छोटी बेटी और 2 कुत्ते छोड़ गई हैं, जिन्हें वह बहुत प्यार करती थीं। दोस्तों ने कहा वो अद्भुत महिला थीं। हम बताएंगे कि उन्हें न्याय दिलाने के प्रयास कैसे हो रहे हैं। जिस व्यक्ति पर उनकी हत्या का आरोप है, वो बाहर से देखने पर कई मायनों में बहुत ऊंचे दर्जे का था। वह पुरस्कार विजेता शेफ था और यूमैस कैंपस डाइनिंग के नेताओं में से एक था। सच कहूं तो वह स्कूल के लिए छात्रों को आकर्षित करने का जरिया भी था। प्रिंसटन रिव्यू देखें। यहाँ देश की बेहतरीन कैंपस डाइनिंग जगहें मिलेंगी। अगर आप संभावित छात्र हैं और ये जरूरी है, तो यूमैस सबसे ऊपर है और इसकी एक बड़ी वजह शेफ्स जेफरी मैकडॉनल्ड थे। 36 वर्षीय को 2025 में अमेरिकन कुलिनरी फेडरेशन द्वारा उनके खाना पकाने के लिए शेफ ऑफ द ईयर नामित किया गया था। यह तो बस कई पुरस्कारों में से एक है जो उन्होंने यूमैस एमहर्स्ट में शेफ के रूप में अपनी पाक कला की विशेषज्ञता के लिए जीते थे। अब जेफरी मैकडॉनल्ड के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में वही छवि आती है, इसलिए इन सबका कोई खास मतलब नहीं रह गया है। ये WWLP के अनुसार उनकी पहली कोर्ट पेशी की तस्वीर है, जो एमा मैकडॉनल्ड की कथित हत्या के बाद हुई। चांदी मेरी टीम रवाना हो वन कैंपस सेंटर वे वो कैंपस सेंटर होटल यूमास कमरा 413। It's going to be for a possible mental health issue. यही 911 डिस्पैचर्स ने कहा जब होटल यूमास से वेस्टर्न मैसाचुसेट्स पुलिस को कॉल आई। ये पहले मास लाइव ने पोस्ट किया था। यह ऑन कैंपस होटल है और डिस्पैचर्स ने कहा कि कमरा 413 में समस्या थी। यूएसपी चिल्ला रहे थे कि एक शव पड़ा है और अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत है। इससे पहले कि हम केस के नए विवरणों पर जाएं, मैं एमा मैकडॉनल्ड के बारे में और बताना चाहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि वह भी यूमास में कर्मचारी थीं। 2022 में उनकी एक दोस्त ने बोस्टन ग्लोब को बताया था कि उन्होंने जेफरी मैकडॉनल्ड से शादी की थी और उनकी 10 साल की बेटी थी। जेफरी की पिछली शादी से 2 बच्चे हैं और हमारे पास दस्तावेज हैं जिनमें बच्चों की मां ने हाल के वर्षों में जेफरी को लेकर अपनी चिंताएं बताई हैं। एमा की एक दोस्त ने ग्लोब को बताया कि एमा को जेफरी के व्यवहार को लेकर कुछ चिंताएं थीं और अपनी हत्या से पहले के दिनों और हफ्तों में वो परेशान थी। उसने कहा कि एमा जेफरी से प्यार करती थी और उस पर सच में विश्वास करती थी, जिससे ये कहानी और भी दुखद हो जाती है। हालांकि अपने इंटरव्यू में एक किस्सा था जो वाकई अलग था और उसने जेफरी मैकडॉनल्ड के कुछ बहुत अजीब व्यवहार को उजागर किया जो कथित तौर पर पिछले महीने के दौरान हुआ था। इस दोस्त ने बताया कि जेफरी और एमा ने एमा की मौत से 2 हफ्ते पहले बच्चों के साथ डिज्नी वर्ल्ड जाने का प्लान बनाया था। सोचिए, कितना हैरान करने वाला है कि जेफरी ने 1 हफ्ते बाद ही तलाक मांग लिया। फिर हत्या के दिन यानी 22 अप्रैल को एक वीडियो ऑनलाइन मास लाइव द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें जेफरी को कैंपस के एक तालाब में कूदते हुए दिखाया गया है और वो अपने पूरे शेफ के कपड़ों में है। उस दिन एमहर्स्ट मैस में तापमान 20 के आसपास था।
वीडियो में जब जेफरी पानी में जाता है तो लोग हंसते हैं, लेकिन वो वीडियो शायद उस स्थिति के माहौल को नहीं बताता। बोस्टन ग्लोब के लेख के अनुसार एमा के दोस्त ने बताया कि जेफरी के तालाब से निकलने के बाद उसके व्यवहार की वजह से किसी ने 911 पर कॉल कर दी। फिर पुलिस से बात करने के बाद, और हमें उस बातचीत की पूरी जानकारी नहीं है, जेफरी ने उस रात के लिए होटल यूमैस में एक कमरा बुक किया और दोस्त का कहना है कि एम्मा की योजना घर पर ही रहने की थी। वे कैंपस से लगभग 20 मिनट की दूरी पर रहते थे और दोस्त ने कहा, उद्धरण, उसकी हरकतों और जो कुछ भी चल रहा था उसकी वजह से उन्हें शांत होने की सलाह दी गई थी। उद्धरण समाप्त। 79 from Medic 3. आगे बढ़ो मेडिकी। मुझे यहाँ जितनी जल्दी हो सके एक अतिरिक्त एम्बुलेंस चाहिए और कृपया 7 और जोड़ दें। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उस रात यही हुआ था। बुधवार 22 अप्रैल 2026 को लगभग शाम 7:42 बजे यूएमएस एमहर्स्ट पुलिस विभाग के अधिकारी और फायर फाइटर, एमहर्स्ट फायर डिपार्टमेंट के पैरामेडिक्स होटल यूएमएस के रूम 413 वन कैंपस सेंटर वे एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स भेजे गए। 1911 कॉल किए जाने के बाद, जिसमें उस स्थान पर आपातकालीन स्थिति होने का वर्णन किया गया था। स्थिति को देखते हुए हैडली पुलिस अधिकारी भी मदद के लिए पहुंचे। अब आप कह रहे हैं कि होटल की चौथी मंजिल पर जो हो रहा है उस पर कई एजेंसियां वहां पहुंच रही हैं। पुलिस जब कमरे नंबर 413 पहुंची तो उन्हें वही व्यक्ति मिला जिसे आप कैंपस के महान शेफ के रूप में मेडल्स के साथ मुस्कुराते देखते हैं, लेकिन जिससे वे कथित तौर पर बात कर रहे थे उसका व्यवहार उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग था जिसे समुदाय जानता या समझता था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, उद्धरण, पुलिस अधिकारियों के पहुंचने पर उनके और एक पुरुष जेफरी सी मैकडोनाल्ड के बीच एक हिंसक संघर्ष हुआ, जिसके दौरान जे मैकडोनाल्ड ने अधिकारियों की ओर वस्तुएं फेंकी और एक से अधिक बार एक यूमास पुलिस अधिकारी के चेहरे पर वार किया। मौके पर पहुंचे आपातकालीन कर्मियों को सिर्फ यही नहीं मिला। कमरा 413 में प्रवेश करने पर अधिकारियों ने एक महिला को गंभीर चोटों के साथ मृत पाया। महिला की चोटों की गंभीरता को देखते हुए जांचकर्ताओं को स्पष्ट रूप से लगा कि उसकी चोटें किसी हिंसक हमले का परिणाम थीं। अब यहीं से कहानी और भी चौंकाने वाला मोड़ लेती है। उद्धरण, जे मैकडोनाल्ड को गिरफ्तार किया गया और यूमैस एमहर्स्ट पुलिस विभाग ले जाया गया। मिरांडा अधिकार पढ़ाए जाने के बाद जे मैकडोनाल्ड ने जांचकर्ताओं से कहा कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को, जिसका नाम हटा दिया गया है, पीट-पीट कर मार डाला, अपने हाथों, पैरों और कई अन्य भारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए, और उसने ऐसा करते हुए उसे मारने का इरादा किया था। पुलिस के अनुसार जेफरी मैकडोनाल्ड ने कबूल किया कि उसने जानबूझकर एम्मा को अपने हाथों, पैरों और कई भारी वस्तुओं से पीट-पीट कर मार डाला। अगले दिन जेफरी पहली बार अदालत में पेश हुआ, WWLP के मुताबिक, और सुनवाई के दौरान उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैकडोनाल्ड ने आरोपों से इनकार किया। उसे 22 मई की प्राथमिक साक्ष्य पर सुनवाई से पहले जमानत नहीं मिली और उसकी मानसिक जांच होगी। मैं इस बारे में हमारे मेहमान से जल्द बात करूंगा, क्योंकि इसका केस पर बड़ा असर हो सकता है। लेकिन यह भी ध्यान देना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब जेफरी के कथित व्यवहार ने चिंता पैदा की है। ये मुद्दा पहले भी कानूनी व्यवस्था में उठ चुका है। ये रिकॉर्ड हमें उसकी 2 बच्चों की मां से जुड़े कस्टडी केस में मिले, जो 2021 से जुड़ा है। ये रिकॉर्ड हमें हैम्पडेन काउंटी मैसाचुसेट्स के फैमिली और प्रोबेट कोर्ट में मिले। सितंबर 2024 में मैकडोनाल्ड के बच्चों की मां ने लिखा कि वह उस कस्टडी व्यवस्था को बदलना चाहती हैं जो उनके पास थी, क्योंकि, उद्धरण, बच्चों ने अपने पिता द्वारा की गई मौखिक गाली गलौज, चिल्लाने, अपमानजनक नामों से बुलाने, गाली देने, पिता और सौतेली मां के बीच अपमानजनक मौखिक गाली गलौज देखने और कल शारीरिक हिंसा की शिकायत की है। सबसे बड़े बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने सोमवार 16 सितंबर को उसे पूरी ताकत से एक टेबल में धक्का दिया और कई बार उसके चेहरे पर चोट पहुंचाई है। पिछले 1 साल से बच्चे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने पिता के घर वापस न जाना पड़े। दोनों बच्चों ने बताया कि उनके पिता ने मां को दुर्व्यवहार न बताने को कहा था और वे बदले की कार्रवाई व पिता से डरते हैं। महिला द्वारा मैकडोनाल्ड के खिलाफ केस दर्ज कराने के 2 महीने बाद जज ने दोनों के कोर्ट में न आने पर केस खारिज कर दिया।
अब हमारे साथ मेल्बा पियर्सन है, जो सिविल राइट्स और क्रिमिनल लॉ अटर्नी हैं। वह रेजिडेंट लीगल दीवा यूट्यूब चैनल होस्ट हैं। आपको लॉ एंड क्राइम पर पाकर अच्छा लगता है। आप जानते हैं, यह कथित घरेलू हिंसा का एक बहुत ही कठिन मामला है, जिसमें समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो वास्तव में जाने पहचाने जाते हैं। इस दिन जेफरी मैकडोनल्ड के व्यवहार के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि अगर कुछ हफ्ते पीछे देखें, तो कुछ लोगों के मुताबिक उसके व्यवहार में चेतावनी के संकेत दिख रहे थे। हाँ, कृष, आपके साथ रहना हमेशा अच्छा लगता है। ये मामले वाक़ई दिल तोड़ने वाले होते हैं। अक्सर सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन से चेतावनी संकेत छूट या नजरअंदाज हुए। कभी संकेत होते हैं, कभी नहीं। इस मामले में पिछले कुछ हफ्तों में उसने और मैं ये बात सँभल कर कह रही हूँ, आपको अभी बताऊँगी क्यों। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने अजीब व्यवहार के कारण लगभग मानसिक रूप से टूट रहा था, और जैसे किसी जमी हुई झील में कूदना। आप जानती हैं, चाहे वो हत्या से एक दिन पहले हो या उसी सुबह। तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि उसे किसी तरह की मानसिक समस्याएँ हो रही थीं। ये कोई ऐसा मानसिक स्वास्थ्य विकार हो सकता था जिसका अभी तक निदान नहीं हुआ था, या सिर्फ तनाव के कारण टूटन हो सकती थी। कौन जानता है। मैं एक बात साफ करना चाहती हूँ। दो बातें सच हो सकती हैं। आप मानसिक बीमारी से जूझ सकते हैं और फिर भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। आप मानसिक बीमारी से जूझते हुए भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं, और दोनों का एक दूसरे से खास संबंध नहीं है। क्योंकि ये सोच और आपके रिश्ते को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आप साथी को संपत्ति समझते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य से इसका क्या संबंध है? ये तो बस आपकी अपनी सोच है, जो आपको हिंसक तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं, फिर भी वे अपने साथी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मैं हमेशा ऐसा नहीं चाहती। मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा की घटना को एक ही वजह तक सीमित कर देना बहुत आसान है, क्योंकि हम सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, और ये बहुत भयानक है। ऐसे में जल्दी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत आसान होता है। ओह, उस व्यक्ति को मानसिक, आप जानती हैं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार है। ये हमारी पहली सोच नहीं होनी चाहिए। ये सच हो सकता है, लेकिन आइए घरेलू हिंसा को सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की श्रेणी में डालने के बजाय उस व्यापक सोच और सामाजिक मुद्दों की भी जांच करें जो इसे बढ़ावा देते हैं, और गहराई से समझने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है। और ये एक तरह से एक अलग सी टिप्पणी है कि बहुत सारे लोग हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के साथ रहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमने जिन कहानियों को कवर किया है, उनमें हमने ये जरूर देखा है। कई लोग हैं जिनके बारे में आप नहीं सुनते और वे सामान्य जीवन जीते हैं, खुद को जेफरी मैकडोनल्ड जैसी स्थिति में नहीं पाते। और मुझे नहीं पता कि उनकी कोई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी की पहचान हुई है या नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि जेफरी मैकडोनल्ड का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा रहा है। उससे संभावित रूप से क्या पता चलेगा, जैसे कानूनी व्यवस्था के हिसाब से जिस मामले का वो सामना कर रहा है, उसमें इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि क्या वो मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम हैं या नहीं। उन्हें अपनी रक्षा में सार्थक रूप से भाग लेने में सक्षम होना चाहिए, यही मानक है। तो मैं एक काल्पनिक उदाहरण देने जा रही हूँ जो थोड़ा सरल होगा, लेकिन उम्मीद है कि इससे बात समझ में आ जाएगी। ये मूल रूप से ऐसा है जैसे आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप कह रहे हैं, मार्शियन कल आ रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं हैं कि आप अपने बचाव वकील से रणनीति के बारे में सार्थक रूप से बात कर सके कि क्या मुझे गवाही देनी चाहिए, क्या मुझे गवाही नहीं देनी चाहिए। अगर बचाव वकील आपको अभियोजन पक्ष के आपके खिलाफ कुछ सबूत दिखाता है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, और कहें, ठीक है, मैं समझती हूं, मैं गवाही नहीं देना चाहती, या मैं इसका विरोध करती हूं क्योंकि इसका यह कारण है, या मेरे पास कोई और गवाह है। आप जानती हैं, वो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक बचाव वकील केस तैयार कर सके और अदालत में आपकी प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व कर सके। तो मूल्यांकन ये पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या वो सच में मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम है या नहीं। अगर वो सक्षम नहीं है, तो संभवतः उसे एक ऐसे संस्थान में भेजा जाएगा जहां उसे इलाज मिलेगा। आमतौर पर 6 महीने से 1 साल में वे केस वापस लाकर फिर से मूल्यांकन करते हैं और तय करते हैं कि वो मुकदमे का सामना करने लायक है या नहीं। तो यही तरीका है जिससे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। पूरा उद्देश्य यही है कि क्या हम कॉम्पिटेंसी को फिर से बहाल कर सकते हैं।
या अगर नहीं, अगर वो व्यक्ति सच में हमारी तरह नहीं सोच पा रहा है, तो फिर चर्चा ये होगी कि क्या ये मानसिक विक्षिप्तता के कारण दोष मुक्त जैसी कोई बात है या इसी तरह की कोई बात है। हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। पर पहले, क्या वह मुकदमे का सामना कर सकता है? अगर वो मुकदमे के लिए सक्षम है, तो क्या उसे मानसिक स्वास्थ्य की कोई समस्या है, जैसे सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर बीमारी? अगर ऐसा है, तो ठीक है, चलिए उसे दवा पर रखते हैं ताकि वो फिर से स्पष्ट हो सके और अपनी रक्षा में भाग ले सके। तो ये सारी बातें बचाव की रणनीति के साथ-साथ अभियोजन की रणनीति में भी अहम भूमिका निभाती हैं। मुझे लगता है कि ये सही है कि कोई व्यक्ति मुकदमे के लिए अभी सक्षम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऐसा रहेगा। ये ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। जब किसी को मानसिक विक्षिप्तता के कारण दोष मुक्त पाया जाता है, तो वो स्थिति बहुत अलग होती है, बनिस्बत इसके कि किसी को मुकदमे के लिए अयोग्य पाया जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि मानसिक विक्षिप्तता के कारण दोष मुक्त होने का मतलब है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दूर जा चुका है। ऐसा नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें 6 महीने, 1 साल, 2 साल दवाइयाँ दें, वे इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकते और ऐसे मामले आपकी सोच से भी ज़्यादा दुर्लभ होते हैं। तो आम तौर पर लोग फिर से सक्षम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कई बार कोई मानसिक स्वास्थ्य विकार बिना पहचाने रह जाता है। और अगर ऐसा है, तो ठीक है, उनके लिए उपचार योजना शुरू कर दें। और कुछ महीनों में आप देखेंगे वे फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, तो वो ऐसी स्थिति होती है जहां पहले के समय में आप जानते हैं उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता था, है ना? हम अब ऐसा वास्तव में नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रावधान है जो उस तरह से सक्षम नहीं होते। मुझे नहीं पता कि यहाँ ऐसा ही मामला है या नहीं। फिर से कहूंगी, अभी शुरुआती दिन है। हमें देखना होगा कि मूल्यांकन क्या कहता है और हमें यह भी देखना होगा कि जज आखिरकार क्या फैसला लेते हैं। और फिर से, यह भी हो सकता है कि उनका 3 डॉक्टरों द्वारा मूल्यांकन कराया जाए, क्योंकि आप जानती हैं, बचाव पक्ष अपने पसंदीदा डॉक्टरों के पास अपने क्लाइंट को ले जाना चाहेगा और अभियोजन पक्ष भी किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहेगा जिसे वे विशेषज्ञ मानते हैं। और फिर अदालत भी कह सकती है, आप जानती हैं, मैं चाहती हूं कि इस व्यक्ति को लाया जाए जो मुझे सबसे निष्पक्ष लगता है। वे तीनों रिपोर्ट्स को देखेंगे और फिर तय करेंगे कि कोई व्यक्ति मुकदमे के लिए सक्षम है या नहीं, अगर यह वाकई में कोई मुद्दा है। और जब बात आती है, तो वह बहुत ही गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। अगर वह दोषी पाया जाता है, तो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिता सकता है। और बेशक, जब तक ऐसा नहीं होता, उसे निर्दोष ही माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है जहां आप उस दिन को देखें और वह पानी में कूद रहा हो और लोग हंस रहे हों, फिर बताया गया कि 911 कॉल हुई थी, जिससे वह होटल पहुंचा। पुलिस ने कहा, क्यों ना आज रात यहीं कमरा ले लो, शांत हो जाओ। और फिर ऐसा लगता है कि एम्मा भी वहां थी, बस इस दोस्त के अनुसार जो कह रहा था कि वह घर पर ही रहने वाली थी। और पुलिस ने इसे एक शांत होने की अवधि के रूप में बताया। और इस हिस्से से जुड़ी कई जानकारियां हैं जो सामने नहीं आई हैं, लेकिन आपने सुना और किसी ने इसे असामान्य व्यवहार बताया। लेकिन फिर आप पिछले कई हफ्तों के इस पैटर्न को देखते हैं, जहां कहा जा रहा है कि वे डिज्नी जाने वाले थे और फिर उन्होंने फैसला किया। फिर वो कहते हैं कि वो तलाक चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि कानूनी व्यवस्था कैसे काम करती है अगर ऐसा मामला है जहां शायद उस पल में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन साथ ही साथ एक पैटर्न भी है जहां शायद घरेलू हिंसा हो रही है, और आप इस केस को बना रहे हैं, तो कानूनी व्यवस्था इसे कैसे संतुलित करती है जहां दोनों बातें सच हो सकती हैं। हाँ, जब हम तथ्य सुनते हैं तो ये परेशान करता है, क्योंकि आम तौर पर हम उल्टा देखते हैं, जैसे जीवन साथी ही तलाक चाहता है। और फिर वही चीज हिंसक घटना को ट्रिगर करती है, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति है, जो अत्याचारी है, उसे लगता है कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया है। अब वे हिंसा से अपना वर्चस्व और नियंत्रण फिर बनाना चाहते हैं, जिसका परिणाम घातक होता है। तो वो हिस्सा तो उधर है, लेकिन मैं जिस चीज को देख रही हूँ, वो एक संभावित चूक भी है। हर राज्य में अनैच्छिक अस्पताल में भर्ती का तरीका होता है। फ्लोरिडा में, जहां मैं हूं, इसे बेकर एक्ट कहते हैं। मूल रूप से ये एक प्रक्रिया है जिसमें कानून प्रवर्तन किसी को हिरासत में ले सकता है, लेकिन जेल में नहीं। लेकिन उन्हें हिरासत में लिया जाता है और फिर 24 से 48 घंटे के लिए अस्पताल लाया जाता है ताकि उनकी निगरानी की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या इस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है, क्या उन्हें दवा की जरूरत है। ठीक है। और उसी के आधार पर उन्हें रेफरल दिए जाते हैं। ठीक है। आपको मनोचिकित्सक से मिलना है, आपको इस प्रोग्राम में जाना है, जो भी मामला हो।
लेकिन कम से कम मेरे लिए यही शांत होने का सही तरीका है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो परेशान था, वे नाराज थे और उनका झगड़ा हुआ था। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, शांत रहो, गहरी सांस लो, कल करो। तुम एक बर्फीली झील में कूद रहे हो। तुम ऐसे अजीब व्यवहार दिखा रहे हो जो मानसिक स्वास्थ्य संकट से मेल खा सकते हैं। तो पुलिस विभाग को उसे ले जाना चाहिए था और मूल रूप से जबरन अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। और शायद आज वो अब भी हमारे साथ होती। ये पुलिस पर दोष डालने के लिए नहीं है, लेकिन एक स्थिति है जहां अगर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया होता, तो शायद उसे वह मदद मिल जाती जिसकी उसे जरूरत थी। फिर से मान लेते हैं कि ये पूरी तरह मानसिक स्वास्थ्य का मामला था और इससे एक घातक घटना को टाला जा सकता था। हाँ, और यह एक बिल्कुल ही अलग मामला है। आप जानते हैं, मैं ऐसा कहता हूं। लेकिन मुझे लगता है, आप जानते हैं, हर कोई गैबी पेटिटो मामले को याद करता है जहां, मुझे लगता है, ब्रायन लॉन्ड्री आखिरकार होटल गया था। वो उनके पास जो आरवी था, उसमें ही रुक गई थी। और फिर आखिरकार उस रात वे दोनों मिल गए थे। इस मामले में दोस्त ने कहा, एमा मैकडॉनल्ड घर जा रही थी और जेफरी मैकडॉनल्ड होटल में रुकने वाला था। ये दिलचस्प होगा। मैं जानता हूं कि स्थानीय जिला अटॉर्नी ने अभी तक उससे जुड़ी किसी भी बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दुख की बात है कि हमें पारिवारिक और घरेलू हिंसा के मामलों और उन कहानियों पर बात करनी पड़ी है जिनकी हमने कई बार रिपोर्टिंग की है। एक और खास बात जो उसके दोस्त ने बॉस्टन ग्लोब को बताई, वो ये कि एमा उससे प्यार करती थी और उस पर सच में विश्वास करती थी। वो इंसान खास था। मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूं। मैं वेस्टर्न मेस में काम करता था और कहता हूं, यूमेस अपने कैंपस की भोजन व्यवस्था को बहुत गंभीरता से लेता है। यह स्कूल के लिए छात्रों को आकर्षित करने का जरिया था और वो उसका प्रतीक था। आप समझ सकते हैं क्यों कोई उस पर विश्वास कर सकता है। घरेलू हिंसा के मामलों में मुझे लगता है जागरूकता जरूरी है। आप क्या देखते हैं? अक्सर हम बुरी घटनाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन अच्छे पलों को देखें तो ये सिर्फ शुरू से अंत तक एक बुरा रिश्ता नहीं लगता। हम अक्सर देखते हैं कि जब सब कुछ अच्छा चलता दिखता है, जैसे डिज्नी ट्रिप की योजना बन रही हो, तो फिर अचानक हालात नीचे गिर जाते हैं, जैसे झूला नीचे आ जाए। इस मामले में उसने कथित तौर पर 1 हफ्ते बाद तलाक मांगा, जो समझना मुश्किल है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे पास जो थोड़े बहुत तथ्य हैं, उनके आधार पर, क्योंकि हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन वो व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत मेल खाता है, चाहे वो बाइपोलर हो या कुछ और। लेकिन वे इन उतार-चढ़ावों से गुजर रहे हैं, ये लहरें, ये ऊपर-नीचे होना। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहना मुश्किल होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा हो, खासकर जब उसका निदान न हुआ हो और वो किसी उपचार योजना पर भी न हो। तो आप रोज खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, आपको पता भी नहीं कि किसके साथ उठते हैं, है ना? आज वो ठीक हो सकते हैं, कल कुछ और, या पल-पल में मूड बदल सकते हैं, है ना? ये सब मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसी के साथ लोग अक्सर घरेलू हिंसा या करीबी रिश्तों में होने वाली हिंसा के बारे में ये भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर दिन कोई हिंसक घटना होती है। कुछ मामलों में हाँ, लेकिन आम तौर पर हो सकता है आज कुछ हुआ हो। फिर वो मुझे माफ कर दो, वो पूरा चक्र चलता है, ये सब होता है। हो सकता है अगली घटना 3 महीने तक न हो और उन 3 महीनों के बीच आप काम पर जा रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आप ज़रूरी नहीं कि लोगों को सक्रिय रूप से बता रहे हों कि ओह माय गॉड! मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पार्टनर ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है वगैरह। आप बस एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे लगता है कि कई बार लोगों को लगता है कि हर दिन बहुत भयानक, हिंसक और पागलपन भरी स्थिति होती है। ज़्यादातर लोग ऐसी मानसिक स्थिति में ज़्यादा समय नहीं टिक पाते क्योंकि ये कठिन होता है, लेकिन हर रिश्ते की तरह इसमें भी उतार-चढ़ाव आते हैं। और फ़र्क बस इतना है कि जब किसी भी रिश्ते में कोई असहमति होती है, तो यहाँ वो हिंसक हो जाती है या फिर ज़बरदस्ती या और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पृष्ठभूमि में चल रही होती हैं। मैं बस लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि कई बार कोई संकेत नहीं होते, कई लोग निजी होते हैं और जब बाहर आते हैं तो उनकी आंखों पर चोट का निशान नहीं दिखता, उनकी हड्डियां टूटी नहीं होती। लेकिन हो सकता है कि वे अपनी आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण ना रख पाएं। हो सकता है कि वे बिना किसी परेशानी के दोस्तों के साथ बाहर न जा पाएं या अपने परिवार के सदस्यों से न मिल पाएं। तो इसके अलग-अलग तरीके हो सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को दिखाई दे। तो मैं बस उन लोगों को दिलासा देना चाहती हूँ जो इससे प्रभावित हैं, क्योंकि एक बार फिर और दुख की बात है,
मैं इसे बहुत से स्तरों पर खुद जानती हूँ, सिर्फ एक अभियोजक के तौर पर नहीं। आप इस सब को बार-बार सोच रहे हैं और याद कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? उसने इस बातचीत में ये कहा था, क्या वो सच में मुझे कुछ बताना चाहती थी या मदद माँग रही थी? उस बारे में सोचते-सोचते आप खुद को शराब की तरफ धकेल देंगे, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए। आप वही करें जो आपके बस में है और प्रियजन के साथ बिताए पलों की यादों में सुकून पाएं। बार-बार उन पलों को दोहराने की कोशिश ना करें, आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, और ये सच में आपने बहुत अच्छी तरह से कहा। और यही वजह है कि ये कहानी बहुत कठिन है। पुलिस के अनुसार जब उसे मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाए गए, तो उसने लगभग सब कुछ कबूल कर लिया, जैसा कि हम पुलिस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये ऐसा मामला हो जिसमें ये पता लगाना हो कि किसने किया, और शायद उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी पहचान में आई हो। अगर ये मानसिक अस्वस्थता के आधार पर दोषी न ठहराने की दलील नहीं है, तो ये उसकी मदद कैसे करेगा? अभियोजक उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और ट्रायल कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसने ही ये किया है। बचाव पक्ष के पास सिर्फ इतना है कि उसे पहले से ऐसी समस्या थी जिसका निदान नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता, मैं सामान्य तौर पर कह रहा हूं, मामला आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये मामला ऐसे आगे बढ़ेगा कि बचाव पक्ष कोशिश करेगा और कहेगा, मंशा पर सवाल उठाएगा। क्या वो सच में उस मंशा को बना भी पाया था कि उसे नुकसान पहुंचाए? क्या उसे सच में पता था वो क्या कर रहा है? मानसिक स्वास्थ्य को बचाव पक्ष अलग-अलग समय पर जोड़ेगा और कहेगा कि वो समाज का उत्पादक सदस्य है, अगर हम काल्पनिक रूप से बात करें। आप जानते हैं, उसकी, आप जानते हैं, सार्वजनिक पहचान है और उसका काम भी लोगों के सामने रहने वाला है और वह इसमें सफल भी रहा है। यह उसका सामान्य व्यवहार नहीं है। तो ये एक अस्थायी दौर था। आप जानती हैं, वो मदद लेने जा रहा है वगैरह-वगैरह। मुझे नहीं पता इसका ज्यूरी पर क्या असर होगा। क्योंकि अगर यह मानसिक अस्वस्थता के आधार पर दोषी न ठहराने वाली स्थिति नहीं है, अगर यह उस स्तर तक नहीं पहुंचता, तो आपके पास और क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। संविधान आपको बचाव का अधिकार देता है, जरूरी नहीं कि वह जीत दिलाए। बचाव पक्ष का वकील उपलब्ध तथ्यों के साथ ही काम करेगा, वे कुछ बना नहीं सकते। जो है वही रहेगा। मुझे लगता है ये मामला प्ली डील से सुलझ जाएगा, क्योंकि आपके पास सीधा कबूलनामा है। ट्रायल में क्या ले जाएंगे? आप जानती हैं, मेडिकल एग्जामिनर और कोरोनर कहेंगे कि ये हत्या है। आपके पास होटल के कमरे से मिले सबूत, दोस्तों और उन बाकी लोगों की गवाही जिन्होंने उसका अजीब व्यवहार देखा, तालाब में कूदने का वीडियो, सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि उसे ट्रायल में जीतने का कोई मौका है, इसलिए मामला शायद प्ली डील से सुलझेगा। हाँ, आगे देखेंगे क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत दुखद कहानी है। मुझे पता है कि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल यूएस में एमा मैकडोनल्ड के लिए एक श्रद्धांजलि सभा हुई, जो समुदाय की प्रिय सदस्य और अपने पीछे एक बेटी छोड़ दें। ये सचमुच बहुत दुखद है मिल्बा पियर्सन। हमेशा हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। आप उन्हें रेजिडेंट लीगल दीवा यूट्यूब चैनल की होस्ट के रूप में देख सकते हैं। लॉ एंड क्राइम पर आपका आना अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश। एम्मा के सम्मान में यूमैस कैंपस में श्रद्धांजलि सभा हुई। वो वहां काम भी करती थीं। उसकी 10 साल की बेटी के लिए गोफंडमी पर $20,000 से ज्यादा इकट्ठा हुए हैं। जाने से पहले मैं घरेलू हिंसा मामलों में मदद करने वाले एक महत्वपूर्ण संसाधन का उल्लेख करना चाहता हूं। ये मामला भी कथित तौर पर ऐसा ही था। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं, तो आप राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 1-800-799 सेफ पर कॉल कर सकते हैं, या आप स्टार्ट लिखकर 88788 पर मैसेज कर सकते हैं और आप गुमनाम रह सकते हैं। और ये हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। ये था ऑन द केस, प्रस्तुत लॉ एंड क्राइम द्वारा। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें और पीकॉक पर देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलते हैं।